मन विजय करे दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ये एक ऐसी जगह जो प्रकृति की गोद में हो, जहां सकारात्मकता लिए हुए आप जैसे बुजुर्ग लोग जिसको मार्गदर्शित कर रहे हैं, और जिस प्रोग्राम को यहाँ के युवा टीम की बजाय मैं एक परिवार कहूंगा जिस गांव को तैयार कर रहे हैं। जब मेरी टेलीफोनिक बातचीत हुई तो बताया कि हम चारों काम कर रहे हैं, सेवा का भी कर रहे हैं, प्रकृति का भी कर रहे हैं, युवाओं को एजुकेशन की। पहला ऐसा मंदिर देख रहा हूं था, पढ़ाई की बात हो रही है। तो मैं वाकई आपकी इस दूरदर्शिता के लिए आपके लिए बधाई तो नहीं दूंगा, लेकिन एक जिम्मेदारी जरूर कहूंगा कि जिन साफों को, जिन बैज को आपने दिल से लगा के रखा है और सिर पे साफे धार किए, जिम्मेदारी की है। और जिम्मेदारी को अपना दिल से रखते हो तो मालिक सुनेगा, वो प्रकृति आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जब भी रास्ते बनते हैं तो एक दिन में नहीं बनते। किसान परिवार से हम जानते हैं कि जब नया नया खेत तैयार कर लिया जाता है तो जब घर सामने दिखता है यानी वो हमारी मंजिल है, तो एक इंसान सोचता है कि यहाँ से कहीं रास्ता उस घर तक जाएगा, और वो हिम्मत करके पहली बार चल पड़ता है। दूसरा राहगीर आता है, देखता है यहाँ कोई चला है तो रास्ता यही होगा, वो दूसरा चल पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता वो पगडंडी मार्ग बन जाती है, और वही मार्ग धीरे धीरे महामार्ग बन जाते हैं। और उन्हीं महामार्गों पे आज बड़े बड़े हाईवे चल रहे हैं, जहां न जाने कितने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और अपनी मंजिल को पहुंच रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस बात की आप शुरुआत करते हो, भले ही उस आइडिया के साथ है कि यही कहीं मार्ग रहा होगा, अकेला एक आदमी चलता है, फिर बाकी राहगीर चलते हैं, और फिर न जाने कितने यात्री चल पड़ते हैं। तो वाकई आपकी लुणावास भाकर के इस गांव के आपने लोगों ने जिस बात को शुरू कर रहे हो, तो इसकी अच्छाई की मार्केटिंग में बहुदा जी के साथ बात कर रहा था कि 75 साल आजादी के बाद भी हमारे राष्ट्र में बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बड़ौदा जी से मेरी मुलाकात 16 में हुई थी, जब वो बाढ़ में आए थे। अभी भी उसी जवानी के साथ लगे हुए हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और जब आपके साथ ऐसे युवा और जवान व्यक्ति खड़े हैं ना, तो फिर बच्चों के लिए क्या प्रॉब्लम है, लगे रहो, कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। ओम जी, आपकी बात को मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि यहाँ सफलता और असफलता क्षणिक होती है। मैं कुछ उदाहरण के साथ बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो किसानी से समझें कि आने वाले वक्त को तैयार कैसे करें। मैं आज की बात सिर्फ अभिभावकों के लिए केंद्रित रखूंगा, बच्चों से रिलेटेड बात को नहीं करूंगा। जैसे हम खेत को तैयार करते हैं तो खेत बारिश जुलाई के महीने में होती है, तो हम क्या करते हैं, जून के आसपास उसका सूड़ अड़ूड़ कर करके अपने खेत को तैयार कर लेते हैं, बीज को तैयार कर लेते हैं। पुराने किसान जाते हैं अपने हड़ को भी तैयार करके रखते थे कि भाई बारिश होगी तो हम तैयार हैं खेती के लिए। ऐसे ही अब हमारी खेती कौन है, हमारे बच्चे हैं, आने वाला भविष्य है, और हम सब लोग किसान हैं उस खेती के लिए। तो पुराने टाइम में क्या होते थे कि जितने भी जानवर होते थे वो अपने अपने खेतों में रहते थे, अपने अपने बाड़ों में रहते थे, इधर उधर घूमने के लिए नहीं छोड़े हुए थे, तो हमें खेतों की बाढ़ें करने की जरूरत नहीं थी। 2000 के आते आते कुछ लोगों को अपनी बाढ़ करने जरूरत पड़ी। 2010 के आते आते कांटेदार बाढ़ के साथ साथ तार की जरूरत पड़ी। और अब हालात ये है कि नीचे तो 2-2 फीट आपको चेन लगानी पड़ती है, तार मजबूत करनी पड़ती है, उसके अंदर भी कांटे लगाने पड़ते हैं। ठीक वैसे ही वक्त और परिवेश बदल रहा है कि जो बच्चे हैं उनको पहले से तैयार करो, जब रुत आए बारिश हो तब बीज बो दो, और बीज बोने के बाद में दूसरे दिन हम खेत को देखने नहीं जाते हैं कि हमारे बच्चे नौकरी लगी या नहीं लगी। 4 दिन बाद देखते जाके खेत में उगा वो कैसा था। फसल यदि बाजरे की बोई है तो 4 महीने बाद घूंटनी करने जाओगे। अब खेत से समझते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे हम फसल बो देते हैं उसके बाद में कुछ दिनों बाद खरपतवार उग आती है फसल के साथ साथ, तो हम खेत में चले जाते हैं, हमारे किसान के कई या दांतरिया जो भी आपके पास में ले जा करके उस फसल में से उस खरपतवार को हटा देते हैं। तो ये टाइम पर खेत को देखते रहना। यदि आपने उस खरपतवार को रहते वक्त नहीं हटाया ना, तो जिस समय फूटनी करने जाओगे ना, उस समय खेत के अंदर से बुजुर्ग लोग जानते हैं कि वहां
फसल में कुछ मिलता ही नहीं है, खरपतवार हावी हो जाती है फसल के ऊपर, तब तक वक्त बीत चुका होगा। दूसरा, आपके वक्त में कि बाढ़ चढ़ने के बावजूद भी कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि कहीं से घुस आते हैं, तो टाइम आते फेरो भी देता रहेगा। ये नहीं है कि कोई जुड़ो कर टाइम आते हो, बहुत जरूरी है ये बात, वरना फसल को किस तरीके से किसी ने खा लिया। इधर से हम देख रहे हैं फसल बहुत अच्छी है और पीछे से पूरा खेत खा करके वो जा चुके हैं जानवर, जो अपना रोड क्या करे। हमारी जिम्मेदारी है हमारी फसल को उनसे भी बचाने की। तीसरी चीज, आजकल फसलों में बीमारियां बहुत लगती है। जीरे की अलग बीमारी है, मूंग मोट की अलग है, बाजरे की अलग है, अनार की अलग है, हर फसल की बीमारी अलग अलग है और किसानों से बेहतर कोई नहीं जानता कि कब किस फसल पर कितना कीटनाशक डालना है, कैसे डालना है। तो जैसे किसी की कीड़ा लगे तो टाइम पर दवाई भी छिड़क देना ताकि फसल खराब होने से बच जाए। अब फसल तैयार हो गई, टाइम पर खाद पानी भी देना, पानी भी बराबर करना, ज्यादा पानी भी खराब होया करे और कम भी खराब होया करे। सर्दी ठंड पड़ जाए तो पाले भी बचाना पड़ी और ज्यादा गर्मी भी नहीं बचे, तो अपनी फसल को वो भी ध्यान रखियो कि ऋतुओं को असर भी मतलब टाइम आते हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद में आपने खूंटनी कर दी, बाजरी की बोरियां भर ली, जीरो की बोरियां भर ली, जितनी काम आए उतनी अपने पास में रखना और बाकी देश हित में दे देना। क्योंकि राष्ट्रभक्त को यदि सैनिकों के बाद में कोई है तो किसान है जो पूरे देश का पेट पालता है। राष्ट्रभक्ति के लिए जरूरी नहीं है सीमा पे जाना, हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त है। कोई किसानी करके, कोई बिजनेस करके किसी को रोजगार दे रहा है। मेरे गुरुजी के सर छोटे थे, पूछा कि देश कहाँ है, तो उनका एक पोस्ट कार्ड लिखो, पोस्ट ऑफिस में लिख के आ जाओ, भारत देश, एशिया महाद्वीप, संसार का एड्रेस लिख दो और पीछे लिख देना फ्रॉम भरत राम चित्र का पार पिताजी का नाम लिखे। देखना कि देश के पास कागज आएगा, वहां से तेरा आंसर आएगा। तीसरे दिन डाक के वापस वो लेके आ गया लेटर, स्कूल में आया कि ये लेटर तुम्हारा वापस आ गया और मुझे दे दिया गया। तो सर ने प्रार्थना में पूछा कि तुझे समझ में आया कि देश कौन है? देश तुम खुद हो, राष्ट्र हम खुद हैं। तो मेरा पहला उदाहरण आप समझ गए होंगे, सब समझते, बाकी चीज मैं समझाऊंगा नहीं। बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त हमारी आने वाली फसल को बचाने की, जिसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। अब दूसरा, ओम जी ने बताया कि मोबाइल का उपयोग करना या नहीं करना। बतौर डॉक्टर मैं आपको कहता हूं कि मोबाइल का उपयोग करने दो, लेकिन करना कैसे वो सुनना और समझना बहुत जरूरी है। टीवी का इस्तेमाल उपयोग करिए, कंप्यूटर का करिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। जो व्यक्ति एसटीडी के साथ में था उसने अपना आप को अपडेट नहीं किया, उसका धंधा चौपट हो गया। प्रिंटिंग प्रेस का था, जिसने अपडेट नहीं किया वो ऑफसेट बंद हो गए। अपडेट करना जरूरी है। मोबाइल के अंदर आप जानते हो एक सॉफ्टवेयर यदि गड़बड़ हो जाता है तो 50 सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते, मोबाइल चलना बंद हो जाता है। आने वाली पीढ़ी को अपडेट करके रखो, लेकिन करना कैसे है वो मैं आपको बता सकता हूं। यदि पसंद आए तो आप अपने गांव में लागू करना। बच्चों को मोबाइल दीजिए, लेकिन रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में उनके मोबाइल के इंटरनेट के डाटा बंद कर दो। मोबाइल बंद मत करो, मोबाइल के डाटा बंद कर दो, क्योंकि जितना भी पंगा होता है रात को 8 से सुबह 8 बजे तक होता है। कोई पढ़ाई नहीं होती, फोकट की हत्या होती है, फालतू की बातें होती है, और ये जिम्मेदारी हम सबको निभानी पड़ेगी। एक दूसरा काम क्या है, यदि आपका बच्चा या बच्ची मोबाइल को एकांत में जाके देख रहा हो, चुपके से रजाई में देख रहा हो, तो उससे क्या होती है कि मानसिक रूप से तो इरिटेशन होता ही होता है, याददाश्त तो कमजोरी होती है। जैसे पतासा होता है, उसके अंदर मकोड़ा घुस जाता है, तो पतासे को खाकर के खोखला कर देता है, अपने को लगता है पतासा फूल है, लेकिन जैसे ही दबाते फुसका हो जाता है। तो हमारा दिमाग को खोखला कर देता है मोबाइल। मैं आपको बताऊं सर कि अभी गर्मियों की छुट्टियों में हम एक कैंप करते हैं, वहां पर बच्चों का आई चेकअप करवाया गया। 100 में से बहुत बच्चों की आंखें खराब थी। और जब हमने पूछा ऐसा क्यों किया, कि कोविड के दौरान हम चुपके चुपके रजाई के अंदर मोबाइल को रख करके देखते थे, उनकी आंखों की आई शेप चली गई, उनको पता ही नहीं कि हमारी आंखें खराब हो चुकी। तो अपने बच्चों की आंखें चेक करवा लेना। यदि कोई बच्चा ऐसे तिरछा देख रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, या बार बार वो मूड ऑफ रह रहा हो, तो एक बार जाके डॉक्टर के पास उसकी आंखें चेक करा लेना, क्योंकि मोबाइल उसकी आंखें निपटा चुका है। दूसरी बात मैं जो बता रहा था कि मोबाइल के एक तो एकांत में देखता हूं, पासवर्ड रखता हूं। एक बात बताओ भाई, मोबाइल में तुझे पासवर्ड की क्या जरूरत है? यदि आपके बच्चे या बच्ची कोई पासवर्ड रख रहा है तो उसके साथ दोस्त बढ़ के बैठो और बताओ कि क्या मामला है भाई, क्यों पासवर्ड रख रहे हो, समझाओ उनको। क्योंकि हमारी ड्यूटी है, वो बच्चे ना समझ है, अभी उनकी उम्र नहीं है, तजुर्बा नहीं है, हमारे पास में तजुर्बा भी है, हम उनको सिखाएं, उनके प्रश्नों को देखें, उनकी जिज्ञासा को देखें, उनको डांटे नहीं, उनके साथी बने, उनके साथ दोस्त बन करके बात करें। वरना वो किसी के साथ अपनी बातों को शेयर करेगा और उसका कोई उपयोग करेगा, फिर कहते हैं कि भैया तो फसल के कीड़े लग गए।
इसके जिम्मेदार हम हैं कहीं पे। तीसरी बात कि परिवार के शाम के टाइम, सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम जागरणों में चले जाते हैं, मायरों में चले जाते हैं, शादी ब्याह में घूमने चले जाते हैं, जितनी पंचायतियां कर रही फोगड़ की सब की कर लेंगे, लेकिन घर में आकर के प्रतिदिन हम बैठे शाम के टाइम खाना एक साथ खाएं, और उस दौरान जो बच्चे घर में पढ़ रहे हैं ना, उनको एक एक करके पूछो कि बेटा आज सुबह से शाम तेरी कैसे हुई, मैं स्कूल गया किसके साथ गया, कौन कौन था, क्या क्या बातें हुई, कहां पर बात हुई, अच्छा प्रार्थना कौन सी बोली, इतनी शक्ति हमें देना जाता। तो बच्चों को बोलो कि तुम इसको गा के सुनाओ, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। क्या वो इस लय के साथ उसको गा पा रहा है? नहीं तो उसको सिखाओ, राष्ट्रगान पूछो बिना देखे, पढ़ते 12-12 साल बच्चे पढ़ने के बाद उनको राष्ट्रगान नहीं आता, राष्ट्रगीत नहीं आता, एक प्रार्थना बिना देखे आती नहीं है। हम दोष देते हैं टीचर्स को, 6 घंटे बच्चा रहता है टीचर के पास, 18 घंटा हमारे पास रहता है, 365 दिन में से 200 दिन स्कूल जाता है, 165 दिन एक्स्ट्रा रहता है। हमने उसको बोलना, बैठना, बात करना नहीं सिखाया, और पूरा जिम्मेदारी हमने टीचर्स पे डाल दी। गलत बात है। जिस समाज में और जिस देश में टीचर का रेस्पेक्ट नहीं होगा, वो परिवार के बच्चे नहीं सुधरेंगे। तो अपने गांव की गुरुजनों का रेस्पेक्ट करो, वो हमारे लिए वंदनीय है, अनुकरणीय है, तो गांव अपने आप सुंदर सही हो जाएगा। क्योंकि टीचर हर घर में है, एक दिखेंगे तो हम उनका रेस्पेक्ट करेंगे, तो हमारे में संस्कार आ जाएंगे। संस्कार किसी दुकान पे नहीं मिलते जनाब, वरना अमीर लोग हमारे पास में कुछ आने ही नहीं देते। जितनी भी क्रियाएं है ना, जैसे बोलना, लिखना, करना, गाना, खाना बनाना, ये क्रियाएं कोई अमीर खरीद नहीं सकता। आप हंस सकते हो, लेकिन पैसे से थोड़ी हंस सकते हो। आप हंसोगे तो आपको आनंद आएगा, पड़ोसी थोड़ी आएगा। आप खेलने जाओगे तो आपको आनंद आएगा, पैसे देके खिला नहीं सकता है कोई। जितनी भी वर्ग है उसके अधिकार नहीं है किसी का, ये मालिक ने अलग बना दिया, वरना अपना नंबर ही नहीं आता यहाँ। तो बच्चों के साथ बैठिए और शाम को पूछिए, बेटा तेरी सुबह से शाम कैसे हुई। कक्षा में हिंदी में गुरुजी ने कौन सा पाठ पढ़ाया, बिना देखे पूछने लगो ना। सर बीकानेर में एक नाइयों की मैंने स्टोरी पढ़ी अखबार में, पिताजी नहीं थे, एक माँ के दोनों बेटियां थी, बेटियां इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी, माँ घरों में काम करके उसको पढ़ा रही थी, दोनों बेटियां भी अफसर है। उनका इंटरव्यू